वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब लोग? होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। 12th क्लास में जो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स रिड्यूस हो गया है, आई विश आपको पता होगा सब। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं, रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस बार इस वीडियो से हम कुछ थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। चेंज ये कि अब हमें ये लगता है कि आपको अगर हम पूरे चैप्टर को थोड़े थोड़े पार्ट्स में पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी अनकंसंट्रेटेड हो जाते हो और कहीं ना कहीं कोई कोई पॉइंट छूट जाता है। तो अब से ये कोशिश क्या करेंगे, अब से यही करेंगे कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन होगा ये कि आपका पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। उसमें सारे मेन पॉइंट्स उस चैप्टर के हम कवर करके चलेंगे। एक वीडियो होगा तो इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि आपका जो चैप्टर है वो कहीं से ड्रॉप कर दिया जाएगा या कहीं से उसको स्प्लिट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे पॉइंट्स हम कंसिस्ट करके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपकी जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका सेकंड चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर है आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल का प्रभुत्व कौन सा था? आप सबको पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी, और उसके बाद में जब पहला आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस जो है वो विन कर गई थी, कांग्रेस की जीत हुई थी। तो ऐसे में कांग्रेस का जो प्रभुत्व था, जो हेजेमनी थी, कांग्रेस का प्रभुत्व था, उसको कहा जाता है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एरा यानी दौर, और डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभुत्व, ठीक है ना। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभुत्व। तो कैसे डोमिनेंस बना? देखिए, ऑब्वियसली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जब हमारी संविधान सभा बनी थी और कोई दल उस समय था नहीं, तो सिर्फ कांग्रेस ही थी। तो जो नेता थे वो लगभग सारे कांग्रेस से जुड़े हुए थे। हमारे जितने भी राष्ट्रीय नेता वो लगभग सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो मेन पार्टी है, ये कहते हैं कि एकमात्र पार्टी बन के उभरी। तो हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ, उस समय होते ही तो चुनाव नहीं करवाए जा सकते, तो उस समय होते ही क्या करवाया गया? उस समय आजाद होते ही अंतरिम सरकार बनाई गई। इंटरिम गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, अंतरिम सरकार बनाई गई। और ये जो अंतरिम सरकार थी, इसमें मुख्य लगभग सभी नेता कांग्रेस के थे। हालांकि बहुत अच्छी बात, और ये कह सकते हैं एक स्वस्थ राजनीति की शुरुआत उस समय जवाहरलाल नेहरू ने की थी, कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने अपने सभी विरोधी जो विचारधारा वाले व्यक्ति थे उनको भी शामिल किया था अपनी गवर्नमेंट में। उनको भी वो पद दिए थे जिनके लिए वो बेस्ट थे, जैसे भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू की ज्यादा बनी नहीं, लेकिन भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री का पद दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि बिल्कुल राइटिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे, बिल्कुल राष्ट्रवादी तरह के थे, उनको भी मुख्य पद दिया गया था कैबिनेट में। तो इस तरह एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही बैलेंस्ड सरकार बनाई गई थी। लेकिन वो सरकार क्या थी? वो थी अंतरिम सरकार, ठीक है ना। वो वास्तविक या चुनी हुई सरकार नहीं थी, अंतरिम सरकार थी। अंतरिम क्या होता है कि जब तक सही सही वापस सरकार नहीं बन जाए तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उस सरकार को रखा गया। दैट वाज कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट, और अंतरिम सरकार उसको कहा गया। तो ये जो अंतरिम सरकार बनी, इस अंतरिम सरकार के निर्देशों के साथ 5 साल लगे, ठीक है ना। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए, और उसके बाद कांग्रेस की जीत हुई, और कांग्रेस जो है बाकायदा, जिसको हम कह सकते हैं लेजिटिमेसी के साथ, पूरी वैधता के साथ सत्ता में आई। और 1952 से लेकर 1967, यानी कि पूरे 15 साल कांग्रेस का प्रभुत्व रहा भारतीय सरकार के रूप में। पूरे 15 साल तक कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरा, हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें फर्स्ट हेडिंग क्या थी? इंडिपेंडेंट के तुरंत बाद, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के सामने क्या क्या मुश्किलें पेश आई। तो पहली मुश्किल क्या थी? पहली मुश्किल थी भारत को संगठित करके रखना, इंटीग्रेटेड करना, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री के तौर पर बहुत शानदार तरीके से किया। उसके बाद में दूसरी मुश्किल जो थी वो थी भारत में लोकतंत्र की स्थापना। तो पहले चैप्टर में हमने पहली मुश्किल को डिस्कस किया, उसमें हमने ये भी पढ़ा कि हैदराबाद किस तरह भारत में मिलाया गया, जूनागढ़ और मणिपुर किस तरह से भारत में मिलाए गए, और किस तरह से भारत को इंटीग्रेटेड किया गया, वो सब हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम दूसरी वाली जो समस्या है उसकी बात करेंगे। अब दूसरी समस्या क्या थी
लेकिन उससे पहले आपके चैप्टर की शुरुआत में ही एक बहुत शानदार पिक्चर दी हुई है। वो शानदार पिक्चर आपके सामने है, और क्यों ये पिक्चर दी हुई है, क्यों इसका इतना मीनिंग निकलता है, क्यों ये पिक्चर जो है हम इसको इम्पोर्टेंट कह रहे हैं। खास करके अगर बच्चे सीबीएसई में है ना, तो उनको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं, और अगर आप आरबीएसई में हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों के जवाब इन पिक्चर से मिल जाते हैं आपको। तो देखिए ये जो पिक्चर है, इसमें दिया क्या हुआ है, एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि एक व्यक्ति को खींच रहे हैं, और ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है जिसके हाथ में डंडा है। देखिए कितनी सारी बातें ये पिक्चर बना रही है। इस पिक्चर का नाम क्या है, इस पिक्चर का नाम है डोंट स्पेयर मी शंकर। डोंट स्पेयर मी शंकर, ये इस पिक्चर का नाम है। ये नाम किसने दिया था इस पिक्चर को, ये नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों, क्योंकि ये पिक्चर, ये कार्टून बनाया किसने था, ये कार्टून बनाया था शंकर नाम के कार्टूनिस्ट थे, जो कि राजनीतिक गतिविधियों पर, राजनीतिक घटनाओं पर कार्टून बनाते थे। उन्होंने ये कार्टून बनाया था, और उनको इस पिक्चर को ये नाम जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। अब क्या था ये, क्यों ये नाम दिया गया। देखिए अगर हम ये कहें लोकतंत्र क्या होता है, तो क्या जवाब मिलेगा, लोकतंत्र क्या होता है, क्या जवाब देंगे बच्चे आप ये कहेंगे कि लोकतंत्र जिसमें हमारी चुनी हुई सरकार शासन करे। क्या सिर्फ यही लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति अपनी बात को खुल के सामने रख सके। मेरे ख्याल से तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मतलब यही है कि हर एक को अपनी बात कहने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार मिले और फ्रीडम मिले, वो कहलाता है लोकतंत्र। तो इस पिक्चर से लोकतंत्र बहुत अधिक रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है, देखो जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को पकड़ रखा है, और इन जवाहरलाल नेहरू के हाथ में डंडा है। यानी कि पहली बात तो ये है कि खुद जवाहरलाल नेहरू जो है वो किसी भी तरीके से डोमिनेंट नहीं होना चाहते, ठीक है ना, किसी भी तरीके से पावर को मिसयूज नहीं करना चाहते। इसके लिए उन्होंने खुद को जो है होल्ड करके रखा हुआ है। कितनी शानदार पिक्चर है। अब उन्होंने ये क्यों कहा कि डोंट स्पेयर मी शंकर, क्योंकि उन्होंने कार्टूनिस्ट शंकर को ये कहा कि आप मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि आप जिस तरह से पिक्चर बनाते हो तब मुझे ये फील होता है कि हाँ मेरे में ये गलतियां हैं, मैंने ये गलत काम किए हैं। तो अपनी गलतियों को भी जवाहरलाल नेहरू ने खुद पकड़ रखा है और उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अपने अंदर की पावर को उन्होंने पकड़ रखा है ताकि वो किसी और पे हावी नहीं हो जाए। बहुत बड़े और बहुत अच्छी बातें कह रही है ये पिक्चर। ये पिक्चर ये बता रही है कि डेमोक्रेसी में नेता अपने आप को भी अधिकार नहीं दे सकता कि वो किसी पर बल प्रयोग करे, ठीक है ना। एक सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें देश का सबसे बड़ा नेता अपने आप को भी ये अधिकार नहीं देगा कि वो इस पावर का जो है यूज लोगों पर करे, ठीक है ना। कितनी शानदार पिक्चर है और कितनी शानदार बात कहती है ये पिक्चर। तो इसीलिए ये पिक्चर लोकतंत्र की सबसे बड़ी हिमायती मानी जाती है। लोकतंत्र का सिंबल हम इसको कह सकते हैं, इसको हम डेमोक्रेसी का सिंबल कह सकते हैं। कि देखो किस तरह से एक बड़े नेता ने अपनी ही पावर को पकड़ के रखा है। कहीं पर भी लोगों को ये नहीं लगे कि हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस पर, हमारे बोलने के अधिकार पर, हमारे इस तरह के किसी भी अधिकार को पर कोई पाबंदी लगी हुई है। तो ये पिक्चर शंकर ने बनाई थी और जवाहरलाल नेहरू ने इसको नाम दिया था डोंट स्पेयर मी शंकर, ठीक है। उसके बाद में लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। पहली चुनौती हमने पहले चैप्टर में पढ़ी जो कि क्या थी, भारत को एक रखने की चुनौती, द चैलेंज टू मेक इंडिया इंटीग्रेटेड, ठीक है। दूसरी चुनौती क्या थी, लोकतंत्र की को स्थापित करने की चुनौती हमारे सामने थी। क्यों थी लोकतंत्र को स्थापित करने की, ऐसी क्या मुश्किल है भाई, चुनाव कराओ, लोकतंत्र स्थापित हो गया, लोगों ने सरकार बना ली। आजादी के बाद हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति सचेत हो गए, क्योंकि वे समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ जनता के हितों को तय करने और आगे बढ़ने के लिए एक राजनीति में चलना चाहते थे, ठीक है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर लीडर्स बिकेम कॉन्शियस ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी एज दे वांटेड टू रन एज अ पॉलिटिक्स to solve problem as well as to decide and advance the interest to the people। यानी कुल मिलाकर बात ये थी
भारत के साथ साथ और भी कई सारे देश आजाद हुए, जिनमें पाकिस्तान भी था और आसपास के कई भी देश थे, और अफ्रीका के भी कई सारे नव स्वतंत्र देश थे। लेकिन हुआ क्या था, देखो अधिकांशतः लगभग हर देश में लोकतंत्र की इतनी बात नहीं की गई। क्यों नहीं की गई लोकतंत्र की बात? देखो, जैसे आपने फर्स्ट जो आपकी बुक थी उसमें आपने यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन पढ़ा था ना, आपने संयुक्त राष्ट्र संघ सॉरी सोवियत संघ का विघटन पढ़ा था। तो सोवियत संघ के विघटन में क्या था? सोवियत संघ के विघटन के बाद जो अधिकांश देश सोवियत संघ से आजाद हुए, उन्होंने वहां क्या हुआ, वहां तानाशाही स्थापित हो गई। क्यों? क्योंकि उनको विकास करना था, उनको तेजी से आगे बढ़ना था। ऐसे में उन्होंने वो काम तो किए जो उनके विकास के लिए सहायक हो, लेकिन वो काम नहीं किए जो कि उनके लोकतंत्र में सहायक हो। और ऐसे में लोकतंत्र कमजोर होता गया, और जब लोकतंत्र कमजोर होता जाता है तो उसकी वापस स्थापना, पुनर्स्थापना बहुत मुश्किल होती है। देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि चुनाव करा दो और लोकतंत्र हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल ही, ठीक है ना। ऐसा उनको एस्टैब्लिश करना, जैसे लोकतंत्र के, खैर हमारे देश में क्या क्या चुनौतियां आई ये तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन जब एक बार किसी भी पावर को ऐसा लग जाता है कि हम इस देश में अपनी बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम इस देश पर अपनी सत्ता कायम कर सकते हैं, और एक बार अगर किसी पावर को लग जाता है ना, तो बार 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 वही घटनाएं दोहराई जाती है, ठीक है ना। हम पाकिस्तान का उदाहरण देख सकते हैं। पाकिस्तान में एक बार मिलिट्री इतनी मजबूत हुई, और उसके बाद में आज तक पाकिस्तान में मिलिट्री की शक्ति को किसी भी तरह की लोकतांत्रिक संस्था कम नहीं कर पाई है, ठीक है ना। वहां वही संस्थाएं चल रही है। आप और भी, जैसे आप चीन में देख सकते हो, चीन में शुरू से ही वन पार्टी डोमिनेंस रहा। डोमिनेंस क्या रहा वहां? तो वन पार्टी सिस्टम ही रहा। तो वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस में भी थोड़ा फर्क है। तो वहां शुरू से वन पार्टी सिस्टम रहा। अब वो पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कोई और पार्टी आए, कि किसी भी तरह से डेमोक्रेसी स्थापित हो। तो वहां वही सब कुछ लागू हो गया है। एक बार जो परंपराएं बन जाती है, एक बार जिस तरह की परिपाटी चल पड़ती है लोकतंत्र के लिए, सरकार बनाने के लिए, किसी देश में शासन व्यवस्था के लिए, उस परिपाटी को खत्म करना या उस परिपाटी को बदलना मुश्किल, हम ये नहीं कह सकते कि नामुमकिन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि शुरू से ही ऐसी परिपाटी बनाई जाए जिसको बदलना ही नहीं पड़े हमें। तो भारत के नेताओं के सामने भी यही चुनौती थी कि किस तरह से शुरू से ही लोकतंत्र को स्थापित किया जाए कि बाद में हमें यह सोचना ही नहीं पड़े कि हम लोकतंत्र को वापस कैसे लाएं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार लोकतंत्र अच्छे से स्थापित हो गया तो उसके बाद में उसको वापस लाने या इस तरह की कोई भी कार्य करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या किया गया? तो भारत में शुरू से ही जो है मताधिकार प्रदान किया गया, और मताधिकार भी कौन सा दिया गया? वैश्विक और जो अडल्ट, जिसको सफरेज कहते हैं ना, वैश्विक जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार, वैश्विक वयस्क मताधिकार। तो वैश्विक और वयस्क का क्या मतलब है? वयस्क का मतलब तो उम्र से होता है। हालांकि जब हमारा देश आजाद हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में क्या था, 21 वर्ष के जो व्यक्ति थे वो वोट दे सकते, लेकिन ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक क्या होता है? वैश्विक का मतलब ये होता है यूनिवर्सल, मतलब ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस प्रांत का है, किस लिंग का है, कहाँ जन्म स्थान हुआ है, उसका कुछ नहीं देखा जाएगा। अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, अच्छा है, बुरा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई भी कंसीडरेशन नहीं किया जाएगा। सिर्फ ये देखा जाएगा कि वो भारत का नागरिक है, और फिर उसको मताधिकार दे दिया जाएगा। भारत का नागरिक है, ये उम्र पार कर चुका है और उसको मताधिकार है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं वैश्विक और वयस्क मताधिकार। और भारत में ये जो दिया गया था ये बहुत अनूठी बात थी, क्योंकि बहुत से ऐसे देश थे जिन्होंने शुरू में किसी ने औरतों को मताधिकार नहीं दिया था, किसी ने गरीबों को मताधिकार नहीं दिया था। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये वैश्विक वयस्क मताधिकार जो है वो भारत में शुरू से ही दे दिया गया था। अब इसकी शुरुआत, या हम जिसको कह सकते हैं कि क्रम से अगर हम चलते जाएं तो क्या देखेंगे? भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। हमें पता है कि हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ? हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और जब संविधान लागू हुआ, आपको कुछ एक बातें और ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। क्या बातें ध्यान में रखनी है? 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान पर हमारे संविधान समिति जो है उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को
लेकिन वो उस समय लागू नहीं किया गया, ठीक है ना। वो लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। अब कई बार ये कंफ्यूजिव क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कि हमारा संविधान लागू किया गया, ठीक है ना, और उसमें 26 नवंबर वाला ऑप्शन भी दे दिया और 26 जनवरी वाला ऑप्शन भी दे दिया। या फिर क्वेश्चन ये आ गया कि संविधान को स्वीकार कब किया गया, तो उसमें भी दोनों ऑप्शन दे दिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान को स्वीकार करना, अंगीकार करना वो अलग चीजें हैं, और संविधान लागू करना बिल्कुल अलग चीज है। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और संविधान पर सिग्नेचर करके और संविधान को जो है अंगीकार किया गया था, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। ये आपको याद में रखना है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग भी जो है वो जनवरी 1950 में ही अस्तित्व में आ गया था, जैसे ही संविधान लागू हुआ। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। वो क्या है? वो एक संवैधानिक निकाय है। और जो संवैधानिक निकाय है वो कब अस्तित्व में आते हैं? जैसे ही संविधान अस्तित्व में आता है, संवैधानिक निकाय भी अस्तित्व में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद में रखने ही हैं, जो आपको ध्यान में रखने, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। उसके बाद में सुकुमार सेन देश में चुनाव कराने वाले भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जनवरी 1950 and Sukumar Sen became the first chief election commissioner of India to hold elections in the country, ठीक है ना। ये दो फैक्ट हैं। उसके बाद में इस आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को आच्छादित करने, पात्र मतदाताओं को शामिल करने की आवश्यकता थी। अब क्या क्या उनके सामने काम थे? सबसे पहला काम है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाना। कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? जिस जगह के लोग मिलके और एक जने को वोट करते हैं, ठीक है ना। जैसे राजस्थान से 25 जने जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होके जाते हैं। तो राजस्थान में जिले तो 33 हैं, 25 कैसे होंगे? तो अब जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर है, वहां से दोनों ही जिलों से मिला के एक व्यक्ति चुन के जाता है। जैसलमेर बाड़मेर है, वहां से एक व्यक्ति चुन के जाता है। लेकिन जयपुर जैसी एक जगह है जहां से 2 व्यक्ति चुन के जाते हैं। तो ये सीमा का निर्धारण करना कि इतनी जगह से इतनी पॉपुलेशन पर एक व्यक्ति चुन के और संसद में जाएगा, उसको क्या कहते हैं? उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो पहला तो काम ही यही था कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करना, पहला काम। और दूसरा, जो मतदाता हैं उनको शामिल करना, ये देखना कि कौन वोट दे सकते हैं, कौन 21 साल से ऊपर का हो गया। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश की आबादी जो थी वो थी लगभग 30 करोड़, लगभग 30 करोड़ की आबादी वाला देश था भारत। तो ऐसे में ये देखना कि 30 करोड़ लोगों में से कौन कौन इस लायक है कि वोट दे सकेंगे, ठीक है ना। ये दो सबसे बड़े काम थे चुनाव आयोग के सामने। दिस कमीशन वाज रिक्वायर्ड टू कवर द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, टू इंक्लूड एलिजिबल वोटर्स एंड टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और फिर उसके बाद अगला काम फ्री एंड फेयर यानी कि बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। अब भारत का पहला आम चुनाव जो था अपनी प्रतिस्पर्धा, भागीदारी को प्रोत्साहित करने, निष्पक्ष परिणामों के कारण एक मिसाल बन गया और अपने आलोचकों को गरीबी की स्थिति में चुनाव न करने के लिए गलत साबित कर दिया। India's first general election became an example due to its competitiveness, encouraging participation, fair results, and proved its critics wrong for not holding elections in conditions of poverty. कई सारे देश जो थे उन्होंने आजाद होते ही चुनाव क्यों नहीं कराए? उनको ऐसा लगा कि अभी हमारे पास कहाँ रिसोर्सेज है, कहाँ इतना धन है जो पूरे देश के आम चुनाव में लगाएंगे। भारत की भी स्थिति कुछ ऐसी थी, बहुत अंग्रेजों ने लूटा हमें, बहुत लूट खसोट के सब कुछ ले गए यहाँ से। तो ऐसे में ये स्थिति में, और खास करके तब जब हमारे देश का पार्टीशन हो गया हो, बहुत उपजाऊ हिस्से जो है वो देश से अलग हो गए हों, ऐसे में भी उस स्थिति में भी चुनाव करवाना और सफलतापूर्वक करवाना, स्वतंत्र और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से करवाना, कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो प्रतिस्पर्धा को बचाए रखना, भागीदारी बहुत उत्साहजनक बनाना। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, बहुत आलोचक किया था। एक जो थे आलोचक, उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन रहते ही इतनी बड़ी असफलता का सामना करेंगे जब वो एक सफल और निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंतरिम गवर्नमेंट उस समय जवाहरलाल नेहरू की थी, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो नेहरू जी की बनती थी। तो उन्होंने यहां तक कह दिया, लेकिन जब चुनाव हो गए तो उसको दुनिया की सबसे महानतम घटनाओं में से एक करार दिया गया।
1952 में आम चुनाव कराने के लिए भारत की विशाल आकार और कम साक्षरता दर आदि कुछ चुनौतियां थी। इन चुनौतियों के बावजूद 1952 में चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। देखो चुनाव जो है वो शुरू कब हुए थे, वो शुरू हुए थे अक्टूबर 1951 में और खत्म हुए थे वो फरवरी 1952 में। लेकिन फिर भी अगर आपको ये पूछा जाए कि भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे, तो आपको 1952 ही बोलना है, 1951 आप नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वहां सिर्फ कामकाज शुरू हुआ था। जो लगभग मुख्य चुनाव हुए थे वो सारे के सारे जनवरी फरवरी 1952 में हुए थे। So India's sheer size and low literacy rate were some of the challenges for holding general elections in 1952. Despite these challenges, the election in 1952 was successfully completed. तो इतनी सारी चुनौतियां थी। देखिए क्या क्या चुनौतियां थी, आपको पूछा भी जाए तो सबसे पहली चुनौती स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। फिर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को आच्छादित करना, पात्र मतदाताओं को शामिल करने की आवश्यकता, उसके बाद में भारत का विशाल आकार, उसके बाद में बहुत कम साक्षरता दर, गरीबी, और उसके बाद बहुत सी जो है जिनको हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आई। उनके बावजूद बहुत ही शानदार तरीके से जो है भारत में प्रथम चुनाव करवाए गए। अब इन चुनाव में चुनौतियां क्या क्या थी चुनाव आयोग के सामने, हालांकि ये देख लिया है हमने, लेकिन फिर भी एक बार वापस इसको रिसाइट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो आप जो भी पढ़ते हो ना वो हाथ के हाथ नोट्स बना लिया करो। अगर आपने नहीं भी बनाए हैं नोट्स, तो ये जो सारे नोट्स है इनकी पीडीएफ आपको हमारे आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगी, जहां से आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। नोट्स के साथ जब आप पढ़ते हो तो उसका फायदा ये है कि आपको पूरा चैप्टर नहीं रट्टा मारना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके लिए जो मेन डेटाज है वो एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो चुनाव आयोग की चुनौतियां क्या थी? सबसे पहले चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन, ये देखना कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहाँ कहाँ होंगी। डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर होल्डिंग इलेक्शंस। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट या जिसको इलेक्टोरल रोल भी कहा जाता है। इलेक्टोरल रोल भी इसको कहा जाता है। देखिए क्या प्रॉब्लम आई, आप सोच सकते हैं, बहुत आपको पता है निरक्षर थे, साक्षर थे नहीं इतने, पढ़े लिखे थे नहीं इतने, तो जब पहली बार मतदाता सूची बनाने की बात शुरू हुई थी तो बहुत अजीब सा लगता है अभी हमें सुनने में, क्योंकि हम ऐसे एरा में बैठे हैं जहां पर हमारे सामने कंप्यूटर है, मोबाइल हाथ में होता है, इंटरनेट हर समय चालू रहता है, हम हर बात को बिल्कुल कुछ भी जल्दी से फटाफट कर सकते हैं। लेकिन उस समय ये तो था नहीं, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी हर जगह, तो फिर ये तो चीजें कहाँ से होंगी, फोन नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो हुआ ये कि जब इलेक्टोरल रोल बनाए गए, जब ये वोटर लिस्ट बनाई गई, तो आदमियों ने तो अपने नाम लिखवा दिए, ठीक है, लेकिन औरतों के नाम कैसे लिखवाए? फलाने की माँ, फलाने की बेटी, फलाने की बहू, फलाने की बहन, इस तरह से औरतों के नाम लिखवाए गए। मतलब उनको अपना नाम ही नहीं लेने दिया गया, उनको आदमियों के नाम के साथ कंसीडर किया गया। तो ऐसे में अगर कोई भी आदमी किसी भी औरत को उठा ले, हाँ ये फलाने की बेटी का नाम है ना, ये है मेरी बेटी, तो ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्टोरल रोल्स बने और हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने आए तो उनको बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने उसी समय कहा कि नहीं, इनको वापस बनाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि पूरे देश में इलेक्टोरल रोल बने भी और फिर उनको डिस्ट्रॉय करके और दोबारा बनाए गए, और फिर ये तय किया गया कि उस समय भारत में कितने थे, लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। 30 करोड़ में से 17 करोड़ तो मतदाता थे। अब ये जो 17 करोड़ मतदाता थे उनको 3200 विधायक और 498 सांसद चुनने थे। 3200 विधायक और 498 सांसद चुनने थे। केवल 15% मतदाता ही साक्षर थे। अब ये देखो 17 करोड़ में से सिर्फ 15% ही साक्षर थे, ठीक है, और 3 लाख अधिकारियों को पूरा मतदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। अब आप सोचिए कि 3 लाख आदमियों को तो सिर्फ ये कराने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। So only 15% voters were literate. 3 lakhs officers were trained to conduct complete polling. तो ये सारी चुनौतियां जो थी वो चुनाव आयोग के सामने आई थी।
अब साथ ही साथ मतदान के तरीके भी बदलते रहे। कैसे बदलते रहे? पहले आम चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथ के अंदर उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह वाले और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक बॉक्स रखने का निर्णय लिया गया। किस तरह से किया गया? देखो, आप ये पिक्चर्स देखोगे ना तो आराम से समझ जाओगे। अगर हम देखें तो ये पहले आम चुनाव की जो है, ये हमारे पहले आम चुनाव में इस तरह से वोटिंग हुई थी। देखो, हर एक कैंडिडेट के लिए अलग अलग बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और जिसको भी वोट देना है उसके नाम की पर्ची इस बॉक्स में डाल दो। नाम कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक पर्ची डाल दो। अब पर्ची एक आदमी ने गलती से 4 भी डाल दी तो 4 वोट लग गए, ठीक है। कुछ बहुत अजीब सा था वो सिस्टम, लेकिन उस समय वही एक बेस्ट सिस्टम था। तो बाद में पहले और दूसरे, ठीक है ना, पहले और दूसरे 2 आम चुनावों में यही सिस्टम अपनाया गया। तीसरे आम चुनाव के समय, थर्ड जो हमारा इलेक्शन था, उस समय ये वाला सिस्टम अपनाया गया जिसको हम बैलेट पेपर कहते हैं। बैलेट पेपर एक तरह का पेपर होता है जिस पर सभी उम्मीदवारों के एक तरफ तो चिन्ह होते हैं और एक तरफ नाम लिखा होता है, ताकि अगर मतदाता साक्षर भी हो तो भी सही है, नहीं हो तो भी सही है। अगर वो साक्षर नहीं है तो वो चिन्ह देख लेगा, अगर वो साक्षर है तो नाम पढ़ लेगा और फिर उसके आगे स्टैंप लगाकर और फिर इस तरह के बैलेट बॉक्स में उसको डाल देगा। और फिर उसके बाद में 2004 के बाद तो भारत में बहुत शानदार तरीके से ईवीएम का यूज शुरू हुआ, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। तो ये कुछ मतदान के बदलते तरीके हैं। पहले आम चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथ के अंदर उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक बॉक्स रखने का निर्णय लिया गया। In the first general election, it was decided to have a box for each candidate, being the candidate's election symbol inside each polling booth. ठीक है, लेकिन 2004 तक पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या जिसको हम ईवीएम कहते हैं उसके द्वारा चुनाव होने लगे थे। By 2004, electronic voting machine और EVMs were used to conduct elections in the whole country. अच्छा, और ये थे उस समय के आम चुनाव के, पहला जो हमारा आम चुनाव हुआ था ना उसके चुनाव चिन्ह। अब कई सारे बच्चे ये भी सोचेंगे कि कांग्रेस एक ही पार्टी थी, तो क्या ये इस तरह इन चुनावों को हम निष्पक्ष मान सकते हैं? क्या इन चुनावों को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? क्या इन चुनावों को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं? बिल्कुल कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी, ये 14 पार्टियां जो है वो टोटल चुनाव में खड़ी हुई थी। Total 14 parties were there to contest election, the very first election, the very first common election of India. तो आप ये सोच सकते हैं कि उस समय से ही हमारा देश मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब ये और था कि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल वो नहीं था जो हम आज समझते हैं। उस समय 2 बैलों की जोड़ी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिंबल था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जिनका सिंबल था घोड़े पर बैठे हुए वीर। उसके बाद में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जिसका सिंबल था हाथी। उसके बाद में बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका सिंबल था स्टार। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सिस्ट ग्रुप, जिसने चुनाव लड़ा था शेर के सिंबल के साथ। सोशलिस्ट पार्टी, जिसने बरगद के पेड़ के सिंबल के साथ चुनाव कॉन्टेस्ट किया था। ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ, जिन्होंने दिए के सिंबल के साथ लेकर और चुनाव लड़ा था। और यही जो भारतीय जो जनसंघ है वो आगे जाकर इस तरह से पार्टीज में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो ये शुरुआती पार्टीज हैं। रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिन्होंने मशाल के चुनाव चिन्ह को लिया था। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, जिन्होंने उगते हुए सूरज को अपना चुनाव चिन्ह बनाया था। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, जिसने कुदाल और फावड़े को लेकर चुनाव लड़ा था। और उसके बाद में कृषिकार लोक पार्टी, जिन्होंने किसान जो फसल के बाद में फसल को साफ करते हैं किसान की फोटो के साथ चुनाव लड़ा था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिन्होंने बाली और हंसिए की चुनाव चिन्ह को लिया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, या जिसको रुइकर ग्रुप भी कहा जाता है, उन्होंने ये पंजे का निशान लिया था जो आज कांग्रेस का निशान है ना, ये उस समय उनके पास था। फिर किसान मजदूर प्रजा पार्टी, जिन्होंने झोपड़ी के चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ा था। तो यानी कि जो हमारा पहला इलेक्शन 1951-52 में हुआ था, उसमें 1 नहीं 2 नहीं 14 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। अब प्रॉब्लम ये हुई उस समय कि ये सारी पार्टी जो है लोग उनको जानते नहीं थे, इसलिए वोट नहीं दिया था, ठीक है ना। वोट भी दिया था तो इतना वोट नहीं मिला था कि वो एफपीटीपी के तहत जीत सके। क्या है एफपीटीपी, वो भी हम आपको बताते हैं। तो टोटल 14 पार्टी ने चुनाव लड़ा था और ये कहा गया कि लगभग 1 सीट के लिए औसतन 4 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा है। 1 सीट के लिए औसतन
4 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा है, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना कॉम्पिटिटिवनेस रहा होगा इस चुनाव में, ठीक है ना, कितना ज्यादा कंपटीशन रहा होगा। अब पहले 3 आम चुनावों की हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं उनका सिनेरियो क्या रहा। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व था। इसके कई लोकप्रिय चेहरे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल। और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो है वो बहुत करिश्माई और बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। So the Congress dominated the first 3 general elections. It had many popular faces like Jawaharlal Nehru, C. Rajgopalachari, Vallabhbhai Patel, etc. Moreover, Jawaharlal Nehru was a charismatic and a very popular leader. उसके बाद 1952 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की, लेकिन ये त्रावणकोर, कोचीन यानी कि केरल, मद्रास और उड़ीसा जैसे राज्यों में सत्ता में नहीं आ पाई, ठीक है। The Congress party won a very big victory in 1952 election, but it was not in power in the states like Travancore, Cochin, जिसको हम जानते हैं केरला के नाम से, मद्रास एंड उड़ीसा। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम। अब क्या कारण था कि कांग्रेस जीती? स्वतंत्रता संग्राम, करिश्माई नेताओं की लोकप्रिय अपील और समाज के हर वर्ग सहित व्यापक घोषणा पत्र और पार्टी की सर्वसम्मति बनाने की भूमिका, ठीक है ना। ये 4 बड़े कारण थे। सबसे बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस जो है वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी को होल्ड कर रही थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो विरासत है वो कांग्रेस के साथ थी। कांग्रेस कोई नई पार्टी तो थी नहीं हमारे देश में। कांग्रेस तो 1885 में जो है एस्टेब्लिश हुई थी और हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 में। तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 60 साल पहले ही कांग्रेस अस्तित्व में आ गई थी। और उन 60 सालों में कांग्रेस ने भारतीय जनमानस में इतनी पकड़ बना ली थी, एक एक बच्चे बच्चे के मुंह पर कांग्रेस का नाम होता था। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है कि नई पार्टी जो अभी इमर्ज हुई है और वो अचानक से पूरे देश में जीत ले। कांग्रेस उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा थी और हमारा स्वतंत्रता संग्राम हमारे लिए कितनी बड़ी जो है उपलब्धि थी, हमारे लिए वो क्या एक्टिविटी थी, वो सिर्फ हम समझ सकते हैं। तो उस लेगेसी को, उस विरासत को होल्ड करने का काम कांग्रेस कर रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस का जीतना बिल्कुल तय था। फिर कांग्रेस के नेता बहुत करिश्माई थे, उनकी अपील लोगों के अंदर तक बैठी। समाज का हर वर्ग कांग्रेस से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता था। कांग्रेस हमेशा से ही समाजवादी भारतीय, या ये कह सकते हैं कि एक लोकप्रिय या जनता की भलाई करने वाला राष्ट्र बनाना चाह रही थी। तो ऐसे में, और साथ ही साथ कांग्रेस चूंकि बहुत पुरानी पार्टी थी, तो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, एक पूरा संगठन था। और जहां संगठन होता है वो कहीं ना कहीं शक्ति का परिचायक होता ही है। तो ये जो चार कारण रहे, कौन कौन से 4 कारण, देखिए इनको अगर हम 1 बाय 1 आपको वापस रिसाइट करवा देती हूँ। पहला, स्वतंत्रता संग्राम, द लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, करिश्माई नेताओं की लोकप्रिय अपील। दूसरा, जो कैरिज्मेटिक जो लीडर्स थे उनकी बहुत जो पॉपुलर अपील हुई थी उसकी वजह से। समाज के हर वर्ग सहित व्यापक घोषणा पत्र। कॉमन जो है, कांग्रेस ने कॉमन लोगों तक अपनी पकड़ बना रखी थी। और साथ ही साथ पार्टी की सर्वसम्मति, यानी कि पार्टी अपने आप में इतनी ऑल इंक्लूसिव थी कि बाहर कोई तरह का लड़ाई झगड़ा आता ही नहीं था। तो लोगों को यही लगता है कि यही हमारे लिए सब कुछ कर पाएगी। The Congress dominated India because of the freedom struggle, the popular appeal of charismatic leaders, a comprehensive manifesto involving every section of the society, and the party's consensus building role. तो ये जो चीजें थी ये कांग्रेस के लिए बहुत काम आई थी। उसके अलावा कांग्रेस ने क्या किया था, ऊपरी स्तर के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी बहुत काम किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था कांग्रेस ने और कांग्रेस वहीं से लोकप्रिय हो गई थी। कांग्रेस वर्कड एट द अपर लेवल एज वेल एज द ग्रास रूट लेवल। कांग्रेस बिकम्स पॉपुलर ड्यू टू इट्स पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और यही वजह थी कि लोग जो है कांग्रेस से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। लोगों को ऐसा फील होता था कि कांग्रेस जो है वो हमारी पार्टी ही है। केरल में 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से पहली बार सत्ता में आई थी। इन केरला द कम्युनिस्ट पार्टी केम टू पावर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1957 थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। और ये पहला राज्य था जहां आजादी के बाद गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया था। इट वाज द फर्स्ट स्टेट वेयर अ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन एक चीज, एक फैक्ट जो आपको यहाँ याद रखना है कि इसके 2 ही साल बाद यानी कि 1959 में
हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री ने जो है वहां केरल की सरकार को हटवा दिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया गया था। तो ये पहली बार हुआ था कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और ये 1959 में हुआ था। ये एक बार जरा ओवरव्यू कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से तीनों आम चुनाव में कांग्रेस का डोमिनेंस रहा था। ये पहले आम चुनाव है। अब पहले आम चुनाव जो कि 489 सीटों पर होने थे, उनमें से 364 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, यानी कि 75% से भी ज्यादा 364 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की है। उसके बाद में बाकी जो है वो लगभग सभी निर्दलीय थे और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में 16 सीटें लेकर आई थी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सिर्फ 16 सीट के साथ थी। दूसरे आम चुनाव में भी हम देख सकते हैं कि दूसरे आम चुनाव में क्या था, जहां लोकसभा की 494 सीटें थी और उन 494 सीटों में से कांग्रेस ने 371 सीटें हासिल की थी और तीसरे लोकसभा चुनाव में 361 सीटें। तो आप ये देख सकते हो कि लगातार जो 1952 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस को 364 सीटें उसमें मिली। 1957 में जो इलेक्शंस हुए, कांग्रेस को 371 सीट्स मिली और उसके बाद में 1962 में जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस को 361, यानी कि हर बार तीनों आम चुनाव में लगातार कांग्रेस ने वो आंकड़े हासिल किए जो किसी भी देश की जो स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलती रही। 2/3, हमें तो पता है कि मेजोरिटी ही चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी नहीं, 2/3 मेजोरिटी से जीतकर और कांग्रेस आई थी। और देखिए जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, उन पूरे ग्रीन पार्ट्स में कांग्रेस का जो है दबदबा था। सिर्फ एक केरल में कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, उसके अलावा पूरे इंडिया में कांग्रेस का दबदबा हो गया था। लेकिन ये दबदबा जो है वो बहुत नेगेटिव लेवल में नहीं था। ये एक पिक्चर और मेंशन की गई है आपकी बुक में और बहुत ही, जैसा मैं फर्स्ट पिक्चर के लिए बोला कि एक पिक्चर जो है वो लाखों शब्द अपने आप में कह देती है। ये पिक्चर क्या है, ये इलेक्शन कमेटी की है। ये मैंने क्यों सेलेक्ट की है, क्योंकि कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं दो शब्दों के रूप में। कैसा, एक तो इलेक्शन कमेटी और दूसरा इलेक्शन कमीशन। अब आप कहेंगे कि क्या फर्क है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। हमारा जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है, वो पूरे भारत का है, वो निष्पक्ष है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। लेकिन जो इलेक्शन कमेटी होती है ना, वो कमेटी किसी एक पार्टी की होती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो ये देखती है कि किन किन को वोट दिया, किन किन को जो है टिकट दिए जाए ताकि वो हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सके। तो आप देख सकते हैं कि भारत के जो सभी महान नेता हैं वो लगभग यहाँ बैठे थे, जिनमें सी राजगोपालाचारी दिख रहे हैं, पंडित नेहरू दिख रहे हैं, मदन मोहन मालवीय यहाँ दिख रहे हैं। लगभग सभी बड़े नेता यहाँ ऊपर बैठे हैं जो कि क्या बना रहे हैं, जो इलेक्शन कमेटी है, जिन्होंने ये तय करना था कि किसको चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, किसको जो है वो टिकट दिया जाएगा ताकि वो चुनाव लड़ सके। और नीचे खड़े सब, लगभग सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि सबके सब चाहते थे कि हम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, जीतना तय था। और दूसरा, जो लेगेसी कांग्रेस हेल्ड कर रही थी उसको अब संभालना भी अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात थी। तो आपको इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमेटी में जो है फर्क पता होना चाहिए। अब पढ़ते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व का नेचर क्या था, डोमिनेंस कैसा था कांग्रेस का। कांग्रेस का डोमिनेंस था, ये हमने देखा लगातार 3 आम चुनाव में, 52 में, 57 में और 62 में, लगातार 3 आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा बहुत शानदार रूप में बना रहा था। तो ये जो दबदबा था ये था कैसा, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थिति में था, पूरी तरह डेमोक्रेटिक था। वो डेमोक्रेसी ना सिर्फ बाहर की डेमोक्रेसी थी बल्कि इंटरनल डेमोक्रेसी भी थी कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी की असाधारण सफलता की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की ओर लौटती हैं। यानी कि जड़ें कहां थी इस कांग्रेस की जीत की, वो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में थी। द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी वॉज इन अ डेमोक्रेटिक पोजिशन।
The roots of the extraordinary success of the Congress party go back to the legacy of the freedom struggle. ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्योंकि उस समय वही हुआ था भाई। हमारे जिंदगी में अगर कोई वंस इन अ लाइफ टाइम घटना होती है तो हम उस घटना को ज्यादा नहीं तो आने वाले 20 सालों तक तो याद रखते ही रखते हैं, ठीक है ना। तो इन वंस इन अ लाइफ टाइम घटना थी, ये तो वंस इन अ नेशंस लाइफ टाइम घटना थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? कांग्रेस विविध समूहों को एक साथ लाया जिनके हित जो है अक्सर विरोधाभासी होते थे। यानी कि कांग्रेस ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स whose interests were often conflicting. कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग थे जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे, लेकिन उनको कभी भी ये नहीं कहा गया कि आप अगर अलग सोच रहे हो तो आप जाओ यहां से, भागो यहां से। अभी का जो आप सिनेरियो देखते हो पार्टीज का, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, सभी पार्टीज में अगर कोई पार्टी के मुखिया के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको उसी टाइम पार्टी से निकाल दिया जाता है अनुशासनात्मक कार्यवाही के नाम पर। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर कोई कांग्रेस से सहमत नहीं भी होता तो भी उसके साथ उसकी बात को सुना जाता, उसकी बातों को माना जाता अगर वो मानने लायक होती, और उसकी जो भी विचारधारा थी उसको कंसीडर किया जाता, सबसे बड़ी बात। तो ऐसे में कांग्रेस जो है विरोधाभासियों को अपने साथ लेके चल रहा था। तो कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति कैसी थी? कांग्रेस किसी का विरोध करके और प्रभुत्व में नहीं आई। कांग्रेस जो है वो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी बन गई थी। स्वतंत्रता के समय तक कांग्रेस एक इंद्रधनुषी सामाजिक गठबंधन में बदल गई जो व्यापक रूप से वर्गों और जातियों, धर्मों और भाषाओं और विभिन्न हितों के मामले में भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इंद्रधनुष होता है ना, रेनबो, जिसमें 7 तरह के रंग होते हैं। हर रंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ, हर रंग एक दूसरे के साथ खिलता हुआ, लेकिन हर रंग एक दूसरे से जुदा। तो ठीक है, कांग्रेस की भी वही नेचर थी जिसको हम सीधे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? ऑल इंक्लूसिव नेचर। सबको समन्वित करने की प्रकृति जो थी वो थी कांग्रेस की। क्या थी प्रकृति? सबको साथ में लेके चलने की प्रकृति थी। By the time of independence, the Congress had turned into a rainbow social coalition representing the diversity of India broadly in terms of class and caste, religions and languages and varied interest. सबकी कास्ट अलग, सबके क्लास अलग, सबके धर्म अलग, सबके डायलेक्ट अलग, सबकी लैंग्वेज अलग, और साथ ही साथ सबकी सोच अलग। देखिए, एक जैसी विचारधारा के लोगों को अलग करना मुश्किल होता है। एक अगर अलग अलग भाषाएं हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि उनको एक किया जा सकता है, धर्म अलग हो तो भी एक किया जा सकता है, लेकिन विचारधाराओं के लोगों को एक करना मुश्किल होता है। कांग्रेस ने वही किया। ऑल इंक्लूसिव का मतलब ही यही होता है, सबका समन्वय। कांग्रेस के गठबंधन वाले चरित्र ने इसे एक असामान्य ताकत दी। देखो, आप इसको सिंपली ऐसे समझो कि कोई आपको कुछ कह रहा है, ठीक है, अगर आपने वापस गुस्से में रिएक्ट किया तो वो वापस डबल गुस्से में रिएक्ट करेगा, फिर आप रिएक्ट करोगे तो बात बढ़ेगी। लेकिन क्या हो अगर उसने आपको कुछ कहा और आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, यू जस्ट ड्रॉप्ड, आपने उसके आइडिया को ड्रॉप कर दिया। वो महात्मा बुद्ध वाली वो कहानी सुनी है आपने, जब महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति गालियां दे रहा था, गालियां दिए ही जा रहा था, लेकिन बुद्ध ने पूरा सुनने के बाद उसको शांति से कहा कि भाई मैंने तेरी ये बात सुनी, लेकिन अगर तू मुझे कोई चीज दे और मैं तेरी नहीं रखूं तो कहाँ जाएगी? तो बोला कि मैं अपने पास रखूंगा। बोले ठीक है, मैंने तेरी गालियां भी नहीं रखी। तो सेम ऑल इंक्लूसिव नेचर जो था वो किसका था? वो कांग्रेस का था। मतलब कोई भी विरोधाभासी आता, कोई भी विरोधी आता, उसको कहा जाता हाँ भाई आप बैठिए, बात कीजिए, अगर आपकी बात मानने लायक है तो मानी जाएगी। एग्जाम्पल हम सोशलिस्ट पार्टी का ले सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी ने क्या था? सोशलिस्ट पार्टी ये चाहती थी कि सोशलिज्म लाया जाए भारत में, और इसकी वजह से वो कांग्रेस का पुरजोर विरोध कर रही थी। लेकिन जब कांग्रेस ने खुद ही सोशलिज्म अपना लिया तो सोशलिस्ट पार्टी फिर किस बेसिस पर उनका विरोध करती? तो विरोधियों का मुंह बंद करने का सबसे बेस्ट तरीका जो कांग्रेस ने अपनाया वो क्या था? वो ये था कि उनको भी अपने अंदर सम्मिलित कर लो, अपने अंदर उनको भी इंक्लूड कर लो, ऑल इंक्लूसिव बन जाओ। और यही जो चीज थी, द कोएलिशन कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस गेव इट्स एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो ये जो आपको गठबंधन वाला चरित्र है ये याद रखना है कि कांग्रेस का नेचर कैसा था, प्रकृति कैसी थी डोमिनेंस की। गठबंधन का चरित्र, द कैरेक्टर ऑफ कोएलिशन, द कोएलिशन कैरेक्टर था कांग्रेस का, जिसने इसको बहुत ज्यादा ताकत दी। उसके बाद में सहिष्णुता और गुटों का प्रबंधन कैसे किया गया? टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। सबसे पहले गुट या फैक्शन किसे कहा जाता है? विभिन्न विचारधाराओं वाले दल को गुट कहा जाता है, ठीक है ना, जिनके विचारधारा, जिनके मानना अलग अलग हो। एन अलायंस ऑफ अ पार्टी विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज इज कॉल्ड अ फैक्शन।
अब ये जो पार्टीज थी वो अलग कहीं नहीं थी, कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग गुट पनप रहे थे, लेकिन कहीं भी ये गुट जो है वो असंतुष्ट होते हुए भी कांग्रेस से अलग नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इससे अलग हो गए ना, अगर हम इस पेड़ की डाली हैं हम, अगर हम इससे टूट गए तो हमारे पास जड़ें नहीं है, तो वो अलग भी नहीं होना चाहते थे और हर डाली की तरह अलग अलग। लेकिन देखिए पेड़ की खूबसूरती किसमें है, पेड़ की खूबसूरती इसी में है कि वो डालियां अलग अलग दिखे, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, वो डालियां एक ही जड़ से जुड़ी होती है, एक ही तने से जुड़ी होती है। बस कांग्रेस का नेचर इसी पेड़ की तरह था कि ये जो तना है ये मजबूती से इन सारी डालियों को थामे हुए था, ये मजबूती से, चाहे वो किधर भी जा रही है, चाहे वो किसी भी दिशा में ये डालियां जा रही है ना, इनका ये तना एक है, इस पेड़ की जड़ें एक है। तो ये जो जड़ों और तने वाली जो कांग्रेस की सिचुएशन थी, इसने इसको इतनी पावर दी थी। और इसी तरह से कांग्रेस ने क्या किया था, सारे फैक्शंस को, सारे गुटों को मैनेज किया था। कांग्रेस पार्टी की गठबंधन प्रकृति ने विभिन्न गुटों को प्रोत्साहित किया जो वैचारिक विचारों या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं या प्रतिद्वंदिता पर आधारित थे। अब कोई ये सोचता कि हमें आगे जाना है, उसके लिए भी वो गुस्सा करने लग जाते, या कोई ये कहता है कि हमारी विचारधारा अलग है, कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस ने सबको इंक्लूड करके रखा था। The coalition nature of the Congress party encouraged different factions that were based on ideological views on or personal ambitions or rivalry. कांग्रेस पार्टी की गठबंधन प्रकृति ने सहन किया और वास्तव में विभिन्न गुटों को प्रोत्साहित किया था। The coalition nature of Congress party tolerated its act encouraged various factions, और इसके फिर एक्ट ने ही सारे फैक्शंस को जन्म दिया था। तो ये जन्म भी दिया, लेकिन इन फैक्शंस को पार्टी से अलग अलग नहीं जाने दिया। अब विपक्षी दल आगे कैसे आए, ठीक है ना, हमने ये तो देख लिया कि कांग्रेस ने इंक्लूड करके रखा, फिर भी विपक्षी दल कहीं ना कहीं तो आगे आएंगे। देखो आज हम कितनी पार्टीज देख रहे हैं, आज हमारे भारत में अगर अंदाजा लगाया जाए तो टोटल जो है 7 या 8 जो है राष्ट्रीय पार्टीज हैं, और 750 के करीब पार्टीज चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड है। तो आप देख लीजिए कि लगभग 750 पार्टीज पूरे देश में काम कर रही है। जहां एक कांग्रेस थी वहां इतनी सारी पार्टीज आ गई है, तो वो कैसे हुआ। 1952 के पहले आम चुनाव से पहले कुछ जीवंत और विपरीत पार्टियां अस्तित्व में आई जो केवल लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में प्राप्त हुई। Before the first general election of 1952, some vibrant and contrasting parties came into existence, which received representation only to maintain the democratic character. देखो लोकतंत्र की अच्छाई तो यही है कि जो बुरा है वो भी जीत रहा है, जो गलत है वो भी जीत रहा है, जो सही है वो भी जीत रहा है, सबकी बात सुनी जा रही है। जीत नहीं रहा है, जीतेगा तो वही जो सही होगा, लेकिन सबकी बात सुनी जा रही है। ये पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टी को रोकती रही, नाराजगी दिखाती, नेताओं को परस्पर सम्मान के साथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं को भी रोकती रही। These parties kept stopping the ruling parties, showing displeasure, treating the leaders with mutual respect, and restarting the Congress leaders as well as the leaders of the opposition parties. देखो आज जिस तरह की हम बहुत गंदी राजनीति देखते हैं ना, वो राजनीति नहीं होती थी उस समय राजनीति का चेहरा बहुत धवल था, बहुत शुद्ध था, बहुत सफेद था, बहुत प्योर था। सब तरह की जो विचारधाराएं होती थी उनका सम्मान किया जाता था, हर नेता का सम्मान किया जाता था, व्यक्ति के रूप में, उसकी विचारधारा के रूप में, उसके पद के रूप में। आज की तरह गालियां नहीं निकालते थे वो लोग, ठीक है ना। वो लोग क्या करते थे, वो डेमोक्रेसी बनाते थे। और डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां सबका सम्मान हो, जहां सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिला था। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ों का पता कहां है, 1950 की विपक्षी पार्टियों के या एक दूसरे के पक्ष से लगाया जा सकता है। The roots of the almost all the non-Congress parties today can be traced back to one or the other side of the opposition parties of 1950s। और उन्हीं पार्टियों में से निकलकर आज की सारी विपक्षी पार्टियां आई है। इन विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और प्रथाओं की निरंतर और अक्सर आलोचना की है। These opposition parties constantly and often criticize the policies and practices of the Congress party। और इसने क्या किया, सत्ताधारी पार्टी को नियंत्रण में रखा और अक्सर कांग्रेस के भीतर ही सत्ता के संतुलन को बदल दिया।
This kept the ruling party under control and even after change and often changed the balance of power within the Congress. तो यानी कि देखो, पार्टियां, विपक्षी पार्टियां भी जरूरी होती है ताकि वो क्या करती, वो सरकार को गलत नहीं करने देती हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना ये काम किए रखा। अब ये एक पिक्चर जो है ये भी कांग्रेस का डोमिनेंस शो कर रहा है। देखो किस तरह से शो करता है। एक गेम आप खेलते हो बच्चों, कौन सा, जिसको आप कहते हो टग ऑफ वॉर। क्या होता है टग ऑफ वॉर? टग ऑफ वॉर में एक रस्सी होती है, उस रस्सी को दो, जो पूरी टीम होती है उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक तरफ इधर खींचते हैं, एक तरफ इधर खींचते हैं, और उस गेम को कहते हैं टग ऑफ वॉर। जो अपनी तरफ रस्सी को खींच लेता है वो जीत जाता है, ठीक है ना। तो ये टग ऑफ वॉर से इंस्पायर्ड ये गेम है, जिसमें ये पेड़ जो है, ये पेड़ किसका प्रतीक है? ये पेड़ कांग्रेस का प्रतीक है। ये पेड़ कांग्रेस का प्रतीक है और ये सारी विपक्षी पार्टियां, और मजे से कांग्रेस के सारे नेता उसके ऊपर बैठे हैं, कोई हिल भी नहीं रहा, उनको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, लेकिन विपक्षी पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यानी ये टग ऑफ वॉर इनको कितना भारी पड़ा, और ये क्यों भारी पड़ा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है। कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी, सिर्फ एक इंसान या सिर्फ एक दल नहीं था। कांग्रेस एक भरा पूरा बरगद का पेड़ है। देखो, फूल को तोड़ना आसान होता है, पौधे को उखाड़ना मुश्किल होता है, लेकिन उखाड़ा जा सकता है। एक पेड़ को काटना मुश्किल होता है, लेकिन एक बरगद को उखाड़ लेना लगभग नामुमकिन होता है। और यही हुआ था उस समय। ये टग ऑफ वॉर जो आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस डोमिनेंस, कांग्रेस के प्रभुत्व का परिचायक है कि कांग्रेस तो ये है, ये विपक्षी पार्टियां एक रस्सी खींच के क्या इसको उखाड़ पाएंगी? बिल्कुल नहीं उखाड़ पाएंगी। तो इसको इस तरह से कांग्रेस के डोमिनेंस को दिखाया गया है इस पिक्चर में। अब हम पढ़ते हैं कि प्रमुख राजनीतिक पार्टियां। देखो, जो सिनेरियो था वो तो इतना ही था, जिसमें आपको ये देखना है कि कांग्रेस की जो प्रकृति कैसी थी, किस तरह से उन्होंने अपने सारे फ्रैक्शंस को मैनेज किया, क्या किया, कैसे किया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, वो मुख्य पार्टीज कौन कौन सी थी। सबसे पहले हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। आप सब जानते हैं कि 1885 में डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना विभिन्न सामाजिक समूहों और व्यक्तियों को अलग अलग मान्यताओं और विचारधाराओं को रखने के लिए सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में, और साथ ही असंतोष की भावना को व्यक्त करने के लिए दिया गया था। मतलब भारत के लोगों को एक मंच दिया गया कि आप यहाँ आ सकते हो और अपनी बात रख सकते हो। तो इस तरह से 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। In 1884, Dr. A.O. Hume, the Congress was founded by Hume to express feeling to dissatisfaction as a social and ideological alliances for different social groups and individual holding different beliefs and ideologies. ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व यानी आजादी से पहले के दिनों में भी कई संगठनों ने अपने स्वयं के गठन और संगठनात्मक संरचनाओं वाले दलों को कांग्रेस के भीतर मौजूद रहने की अनुमति दे दी गई थी। इवन इन द प्री इंडिपेंडेंस डेज several organization and parties with their own formation and organizational structure were allowed to exist within the Congress. जैसे कि हमने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक पार्टी बनाई थी, उसके बाद में एक स्वतंत्र पार्टी बनी थी, तो वो सब कांग्रेस के भीतर ही थी, बाहर नहीं निकली थी, वो कांग्रेस के भीतर ही मौजूद थी पार्टी उस समय से। दूसरी पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति का पता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन आंदोलन के मंच पर हम लगा सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी है जिसको समाजवादी पार्टी कह सकते हैं, आज की समाजवादी पार्टी नहीं, वो अलग थी थोड़ी, जिसे बाद में 1934 में आचार्य नरेंद्र देव ने बाद में बनाया था। द ओरिजिन्स ऑफ द समाजवादी पार्टी कैन बी ट्रेस्ड टू द जन आंदोलन मंच ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस which was formed in 1934 by आचार्य नरेंद्र देव and later. 1948 में कांग्रेस ने अपने सदस्यों को दोहरी पार्टी की सदस्यता से रोकने के लिए अपने संविधान में संशोधन कर दिया। 1948, उससे पहले कितनी भी पार्टीज हो सकती थी, लेकिन 1948 में क्या किया गया, कांग्रेस में ये कहा गया कि आप एक ही पार्टी के सदस्य हो सकते हो, या कांग्रेस के सदस्य हो सकते हो या किसी दूसरी पार्टी के। तो ऐसे में 1948 में समाजवादियों को एक अलग समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। In 1948, Congress amended its constitution to prevent its member from dual party membership.
This forced the socialists to form a separate socialist party in 1948. तो इस तरह से हम कहें तो वैसे तो 1934 में आचार्य नरेंद्र देव ने इसे बनाया, लेकिन बाद में 1948 में उन्होंने अलग से समाजवादी पार्टी की स्थापना की। उन्होंने पूंजीवादी और जमींदारों के पक्ष में और मजदूरों और किसानों की उपेक्षा के लिए कांग्रेस की आलोचना की। He criticized the Congress for favoring the capitalists and landlords and for neglecting the workers and peasants. ठीक है, उसके बाद में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आपको याद ये रखना है कि कौन सी पार्टी कब स्थापित हुई, क्या उसकी विचारधारा थी, किन परिस्थितियों में वह स्थापित हुई और कौन उसके मुख्य नेता थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 के दशक की शुरुआत में भारत के विभिन्न हिस्सों में कम्युनिस्ट समूह या जो रूस के बोल्शेविक क्रांति से जो प्रेरणा ले रहे थे उनकी ये पार्टी थी। In early 1920s, communist group in various parts of India were taking inspiration from the Bolshevik Revolution in Russia. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक और सत्तावादी थी। The Communist Party of India was primarily secular, modern and authoritarian. 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आम चुनाव में भाग लेना फैसला किया। उससे पहले यानी 1920 से लेके 1951 तक 50 तक वो हिंसा का सहारा लेते रहे, चाहे ब्रिटिशर्स के खिलाफ और उसके बाद में कांग्रेस के खिलाफ। In 1951, the Communist Party abandoned the path of violent revolution and decided to participate in the general election. A. K. Gopalan, S. A. Dange, E. M. S. नंबूदरीपाद, C. P. जोशी, अजय घोष और P. सुंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उल्लेखनीय नेताओं में से हैं। आपको ये याद रखने हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी was the first party who made any government in India being a non-Congress party. मतलब कोई ऐसी गैर कांग्रेस पार्टी होने के बावजूद ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये पहली ऐसी पार्टी थी जिसने चाहे किसी राज्य में ही बनाया हो लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। ऑफ गोपालन, ओ गोपालन, एस ए डांगे, ई एम एस नंबूदरीपाद, पी सी जोशी, अजय घोष एंड पी सुंदर वाज अमंग द नोटेबल लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी जिसको हम जानते हैं जनसंघ के नाम से, जो कि भारतीय जनता पार्टी की मदर पार्टी मानी जा सकती है। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संस्थापक अध्यक्ष के रूप में किया था। उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के ही कैबिनेट में मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ के और अपनी अलग से पार्टी बनाई जिसको नाम दिया भारतीय जनसंघ। The Bharatiya Janasangh was formed in 1951 by Shyama Prasad Mukherjee as its founder president. इसने एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया और ये माना कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और मजबूत बन सकता है देश। ये जो है जिसको हम भारतीय जनता पार्टी आज भी देखते हैं लगभग उसी स्वरूप में थी। It emphasized the idea of one nation, one culture and one nation and believed that the country can become modern, progressive and strong based on Indian culture and traditions. भारतीय जनसंघ जो है पार्टी भारत का एक सतत वकील था, मतलब वो भारत की जो है भारत देश के रूप में उसकी वकालत करता था, जिसने विशेष रूप से चीन द्वारा 1964 में परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद परमाणु हथियार विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत उन्होंने ये जोर दिया कि भारत को भी ये परमाणु हथियार विकसित कर लेने चाहिए। द भारतीय जनसंघ पार्टी वाज अ कंसिस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडिया which was instrumental in developing nuclear weapon, especially after China conducted nuclear test in 1964. तो क्वेश्चंस बनते हैं ना कि जनसंघ की स्थापना कब हुई, चीन ने न्यूक्लियर जो है परीक्षण कब किया था, इस तरह से। फिर है स्वतंत्र पार्टी। अगस्त 1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बाद स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया, जिसने भूमि की पैमाइश की, मतलब जिसने भूमि को जो सारी किस तरह से हमारा देश किस तरह से विभक्त हो ये माना या जानने की कोशिश की। In August 1959, after the Nagpur session of the Congress, the Swatantra Party was formed, which did land measurement. इसके प्रमुख नेता कौन थे? इसके प्रमुख नेता थे सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी. Its important leaders were K. Rajgopalachari, K. M. Munshi, C. Rajgopalachari, K. M. Munshi, N. Y. Ranga, and the Meenu Masani was the main leaders.
पार्टी की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर थी? केंद्रीयकृत योजना, राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की विकास रणनीति के लिए महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र पार्टी जो है वो हमेशा से ही मुक्त निजी क्षेत्र के विकास के पक्षधर थे। यानी कि जिस तरह से देखो, उस समय जब भारत आजाद हुआ था तो कहीं ना कहीं हमारा झुकाव जो है यूएसएसआर की तरफ था। हमारा झुकाव जो किस तरफ था? हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। लेकिन स्वतंत्र पार्टी जो है वो यूएसए को जो है कंसीडर करती थी और यूएसए की जो अर्थव्यवस्था है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानती थी। और उनका ये मानना था कि यूएसए की तरह की जो है अर्थव्यवस्था भारत को अपनानी चाहिए। हालांकि भारत ने उस तरह की भी नहीं अपनाई जैसी यूएसएसआर में थी, उनका बीच का रास्ता भारत ने अपनाया था। The party was critical of the development strategy of the economy, centralized planning, nationalization and state intervention in the public sector. Instead, it favored the expansion of free private sector. इसकी विचारधारा ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में मुक्त अर्थव्यवस्था और सरकार की कम भागीदारी पर जोर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों की इन्होंने वकालत की। Its ideology emphasized a free economy and less government involvement in controlling the economy and advocated closer ties with the United States. उसके बाद में एक महत्वपूर्ण पार्टी है जो है पीआरआई। पीआरआई क्या थी? देखिए, भारत की पार्टी नहीं थी, लेकिन इसी के बेसिस पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई थी। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, स्पेनिश में इसको पीआरआई कहा जाता है। इसका मेक्सिको में लगभग 60 सालों तक शासन रहा। ये क्यों बताया है? सबसे पहली तो बात ये है कि देखिए, पीआरआई जो है, पीआरआई भी वन पार्टी डोमिनेंट थी, इंडिया में भी वन पार्टी डोमिनेंस था। लेकिन आपको एक फर्क समझना है। किसमें फर्क समझना है? आपको फर्क समझना है वन पार्टी डोमिनेंस और वन पार्टी सिस्टम में। एक पार्टी का प्रभुत्व या एक पार्टी की व्यवस्था, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जब एक ही पार्टी होगी, दूसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसको कहा जाता है वन पार्टी सिस्टम या एक पार्टी की जो है व्यवस्था। लेकिन जब वो पार्टी अपने साथ साथ बाकियों को भी फलने फूलने का मौका दे तो उसको कहा जाता है वन पार्टी डोमिनेंस। लेकिन वही फले फूले उसको कहा जाता है वन पार्टी डोमिनेंस। तो आपको ये देखना है कि भारत में डोमिनेंस था या सिस्टम था। सिस्टम कहीं नहीं था, पार्टीज आ रही थी दूसरी, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रही थी। तो इसमें कांग्रेस का क्या दोष था? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, स्पेनिश में से पीआरआई कहा जाता है, का मेक्सिको में लगभग 60 सालों तक शासन रहा। इस पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी। तब इसे नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। इसे मैक्सिकन क्रांति की विरासत हासिल थी, जिस तरह से कांग्रेस को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी। मूल रूप से पीआरआई में राजनेता और किसान, सैनिक, नेता, मजदूर और किसान संगठन और अनेक राजनीतिक दलों समेत कई किस्म के हितों का संगठन था। सेम कांग्रेस में भी वैसा ही था। समय बीतने के साथ साथ पीआरआई के संस्थापक जो थे प्लूटार्को, इलियास, कैलस, इसके संगठन पर उन्होंने कब्जा जमा लिया और इसके बाद नियमित रूप से होने वाले चुनाव में हर बार पीआरआई की ही जीत होती रही। लेकिन भारत में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या किसी भी नेता ने ऐसा करने की कोशिश नहीं की कि कांग्रेस के पूरे संगठन पर ही कब्जा जमा लिया हो। बाकी पार्टियां बस नाम की थी ताकि शासक दल को वैधता मिलती रहे। चुनाव के नियम हर बार इस तरह तय किए गए कि पीआरआई की जीत हर बार पक्की हो जाए। शासक दल ने अक्सर चुनावों में हेरफेर और धांधली की, लेकिन कांग्रेस ने 3 बार डोमिनेंस के बावजूद कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। पीआरआई के शासन को परिपूर्ण यानी कंप्लीट या एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप, परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है। आखिरकार सन 2000 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में ये पार्टी हार गई। मेक्सिको अब एक पार्टी के दबदबे वाला देश नहीं रहा। बहरहाल अपने दबदबे के दौर में पीआरआई ने जो दांव पेच अपनाए उनका लोकतंत्र की सेहत पर बहुत खराब असर पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके बाद अब भी कोई भी पार्टी आती तो वही करने की कोशिश करती है जो पीआरआई ने किया। तो ऐसे में वहां देश में कहीं कभी भी लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं जम पाता। हमारे देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ। कांग्रेस ने कभी भी, कांग्रेस का डोमिनेंस जरूर रहा, लेकिन कांग्रेस ने उस सिस्टम को कभी भी चेंज करने की कोशिश नहीं की थी। अब पढ़ते हैं प्रमुख नेता कौन थे, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे बाकी पार्टीज के थे। सबसे पहले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिनका मूल नाम यही है, अबुल कलाम मोहिनुद्दीन अहमद आजाद।
इस्लाम के विद्वान थे ये, स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के नेता थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे, विभाजन के विरोधी थे, संविधान सभा के भी सदस्य थे और स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। अब यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि मौलाना अब्दुल पहले जो है शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ये पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद में राजकुमारी अमृत कौर, गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी ये, कपूरथला के राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला, यानी इनकी माता जो थी वो ईसाई थी। संविधान सभा की ये सदस्य थी और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी ये। 1957 तक ये स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही। उसके बाद में आचार्य नरेंद्र देव, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, ये मेन बात है। आजादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए, किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, बौद्ध धर्म के ये बहुत बड़े विद्वान थे और आजादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया। पहले इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी और बाद में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। इसके बाद बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, हम सब जानते हैं इनके नाम से, तो खैर कौन होगा जो देश में वाकिफ नहीं होगा। विरोधी आंदोलन के नेता थे और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष में अगुवा थे, बहुत विद्वान थे, बुद्धिजीवी थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने स्थापित की थी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। बाद में इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के गठन की भी योजना बनाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वॉयसरॉय की काउंसिल में ये सदस्य बने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप लोग कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आजादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री थे। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज करवाई और 1951 में इस्तीफा दे दिया। 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद है रफी अहमद किदवई, ये उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता थे। प्रांतीय सरकार, उत्तर प्रदेश की प्रांतीय सरकार में मंत्री थे। 1946 में दोबारा मंत्री बने और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री और खाद्य और कृषि मंत्री ये रहे थे। फिर है A.K. गोपालन, ये केरल के कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीतिक जीवन का आरंभ इन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में किया था। 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में ये शामिल हो गए थे। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, जिसको हम सीपीआईएम के नाम से जानते हैं, उसमें ये शामिल हो गए और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य किया। सांसद के रूप में उनको बहुत ख्याति मिली थी और 1952 में इन्होंने सांसद का चुनाव जीता भी था, सांसद रहे थे हमारे देश में। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, ये 1952 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे, ठीक है, और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये भारतीय जनसंघ के पहले महासचिव और फिर अध्यक्ष बने। समग्र मानवतावाद सिद्धांत का, समग्रता मानवतावाद का जो सिद्धांत है उसके प्रणेता ये रहे थे। समग्र मानवतावाद के सिद्धांत के ये प्रणेता रहे थे। उसके बाद सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, साहित्यकार थे, महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे, संविधान सभा के भी ये सदस्य थे। ये याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले ये भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे 1948 से लेकर 1950 तक। बाद में आजादी के बाद बने अंतरिम केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे और बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे और इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी 1959 ईस्वी में। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा के नेता थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में ये मंत्री रहे थे। पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। संविधान सभा के सदस्य रहे, लोकसभा सदस्य भी रहे। कश्मीर को स्वायत्तता देने के ये बिल्कुल खिलाफ थे और आप देख रहे हो कि इन्हीं की पार्टी जो है उसने ही बाद में कश्मीर की स्वायत्तता को हटाया है। बाद में कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए और हिरासत में इनकी मौत हो गई थी।
तो ये कुछ जो है नेताओं का परिचय आपने देखा। तो इसके साथ ही ये चैप्टर यही खत्म होता है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें दिया हुआ भी नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना था कि किस तरह से कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित हुआ, डोमिनेंस कैसे एस्टेब्लिश हुआ, उस डोमिनेंस की नेचर क्या रही, क्यों वो एस्टेब्लिश हुआ और किस तरह से ये चला, किस तरह से सारे जो फैक्शंस हैं वो सामने आए, विपक्षी दल कौन कौन से थे, वो सब चीजें हमें जाननी थी। और ये भी कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत क्यों हुई। कहीं ना कहीं कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उस समय कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने देश हित को वरीयता दी। उन्होंने कभी भी अपना हित नहीं सोचा, उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि हमें अपनी पार्टी के लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है। उन्होंने हमेशा देश हित को वरीयता दी, उन्होंने हमेशा राष्ट्रहित और लोकहित को वरीयता दी। और यही वजह रही कि कांग्रेस भारतीय जनमानस में बैठ गई और लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस जो है प्रभुत्व की स्थिति में रही। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको आशा है कि ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत दिक्कत वाला, बहुत प्रॉब्लमेटिक ये चैप्टर है नहीं, बहुत ज्यादा इसमें फैक्ट्स भी नहीं है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।